हाँ साथियों, गुड इवनिंग सभी को। अरे गुड इवनिंग। चलो, बढ़िया बात है। एक तो क्या होता है कि जैसे किसी बेच को पढ़ाते हो, सुनना बात को, तो जैसा बेच होता है ना वैसा पता लग जाता है एंटर करते कि साहब बेच इस कैटेगरी का है। समझना इस बात को। जैसे कांस्टेबल को पढ़ाने गए, ठीक है, तो कांस्टेबल की जो जो मार्क्स कांस्टेबल का होगा वो किस लेवल का होगा, उनका लेवल अलग ही रहेगा। उनके दिमाग में पहले से फिट है, हम क्या करना आए हैं, कांस्टेबल बनने आए हैं। क्या दिमाग में रहता है और क्या काम है अपना, बस रोड पे जो है खड़े रहना डंडे लेके, ठीक है। और ये उनका दिमाग में फिक्स है, माइंड सेट है ये। और उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं कि नहीं यार अपने को एक बार जॉब लेनी है, उसके वापस क्या करना है, आगे पढ़ाई करनी है। तो वो बिल्कुल क्या होंगे, सिंसियर होंगे। वो लगेंगे नहीं कि सब ये कांस्टेबल के हो, तो ये अपने को लगेगा देख के कि सब ये तो डिजर्व करता है आरएस या ऐसा ही है ना। फिर क्या होता है कि जैसे आप जाते हो बेच आरएस में, तो वहां सब लगता अधिकारी बैठे हैं। जैसे अपने यहाँ एओ थे तो एओ में लगता है सब अधिकारी बैठे हैं, डबल एओ तो लगता है अधिकारी बैठे हैं। लेकिन जैसे अपन कहाँ आते हैं तो लगता है कि कौन बैठा है। तो ये हमारा एक माइंड सेट है कि हमें करना क्या है, हमारा उद्देश्य। अब ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि आप इस जॉब को ले लो, अच्छी बात है, लेकिन यही रुकना। अगर आप यहां रुक गए तो फिर दिक्कत है, फिर आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। क्या पे स्केल है इसका? हाँ, 2400 पे ग्रेड कितना है, और डबल एओ का कितना है, 4200, और एओ का कितना है, कितना है, 5400 है। अब आप दिमाग लगाओ, सुनो, 2400, 4200 और जो 5400 आप बता रहे हो, उनमें कोई डिफरेंस है कि नहीं? तनख्वाह का डिफरेंस है पहला, तो पद का डिफरेंस आ रहा है कि अगर हम छोटे पोस्ट पे बैठे हैं तो सैलरी भी कम है, और ग्राउंड लेवल पे काम भी हमको करना है, करना ही करना है। और हम थोड़ा ऊपर जाएंगे तो तनख्वाह भी बढ़ेगी और पावर भी बढ़ेगा। तो फिर मैं ये कह रहा हूं एक बार आपको कि आप इसी को समझे, ये चीज अभी आपको पता नहीं लगेगी। अभी जो पहला टारगेट वो क्या है, जॉब लेना। और जब वो मिल जाएगी ना तो 6 महीने 7 महीने तक उसका रहेगा हैंगओवर, और फिर उतर जाएगा, क्योंकि वो मिलने के बाद में उस चीज का महत्व वैसे भी क्या होता है, कम हो जाता है। यार मिल गई, अब आपको लगेगा क्या करना है, आगे बढ़ना है। अगर लग गया तो ठीक, नहीं तो फिर वाह, उसको लगा कि साहब ठीक है, अपने तो आराम की नौकरी, गांव के पास पोस्टिंग हो गई, अपने आराम से बैठे हैं, ऐसा अगर है तो फिर हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए फिर कह रहा हूं कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आप कैसे पढ़ो, उसको आप पढ़ो उच्च स्तर से, कि हमारे को आगे भी वापस पढ़ना है उसको, ठीक है। चलो, बिल्कुल जो जुड़े हैं साथी ऑनलाइन, उनको भी गुड इवनिंग, राम राम। लास्ट क्या पढ़ा था बताओ? ये बालिका ने कुछ किया था ना एक बार, ये वेरी गुड। चलो, एक मतलब ये अच्छा लगा किसी का रजिस्टर देख के कि कल कोई काम दिया गया और उसने आज वो काम कर लिया। वेरी गुड। कितने लोगों ने किया? वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये निकल गए, फर्स्ट लिस्ट में पार हो गए ये, बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ो। कल लास्ट का लिखाया था, बताना मुझे कल क्या लिखवाया था लास्ट? क्वेश्चन दिया था कल, प्रतिचिन्ह हो गए सारे, ठीक। क्वेश्चन दिया था कल कि भैया लंदन और उदयपुर दिया था क्या? बताओ फटाफट से, लंदन उदयपुर में क्या बताया था मैंने? समय कहां का दिया था मैंने? लंदन में कितने बजे, एक दिन के, और उदयपुर का समय ज्ञात करना है, ठीक है। तो सिंपल सा जो इसका आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 6:30। कितना? 6:30 PM। अब क्या हुआ कि बहुत सारे जो साथी हैं वो अटक गए कि साहब हमको देशांतर तो दिया ही नहीं, देशांतर तो जब आपको देशांतर नहीं दिया गया तो आपको मानक समय रेखा का उपयोग करना है, जो क्या है 12.5 डिग्री। और जो लंदन आपका है वो स्थित है 0 डिग्री पे, ये आपको बताया गया था। अब अगर आप इसको सेट करोगे तो जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 82.5 डिग्री का आ रहा है। तो 82 डिग्री इंटू 4 और 30 मिनट इंटू 4, ये किया होगा तो 328 तो यहां आया होगा, और यहां आया होगा आपके 120 सेकंड, यानी कि 2 मिनट।
और इसको आपने ऐड किया तो 330 मिनट, जिसको कन्वर्ट करते हो घंटों में तो 5.5 घंटे होते हैं, जो कि आपके ऐड हो जाएंगे इसमें। तो 5.5 घंटे जैसे ही आपके ऐड हुए तो निकल करके आंसर आया 6.5। तो जिसको नहीं आया उसको शायद अब आ गया हो समझ में कि ऐसा क्यों किया। बस नहीं कि क्यों अपन ने ऐसा किया कि अगर आपको जब मानक समय जो देशांतर नहीं दिया रखा है तो आपको मानक समय रेखा का उपयोग करना चाहिए। क्लियर सभी का? अब डालो आप नेक्स्ट जो अपना चैप्टर आ रहा है, हेडिंग डालो। ये उतारना है, उतारो, उसको उतार लो एक बार, इसको उतार लो, फिर चलते बन आगे। चलें आगे। चलो नेक्स्ट अपना आ रहा है चैप्टर, ये हो गया ना सबका? हेडिंग डालो आप चैप्टर की, भौगोलिक उपनाम। क्या पढ़ने वाले हैं? भौगोलिक उपनाम। भौगोलिक उपनाम चैप्टर का नाम क्या आ रहा है? भौगोलिक उपनाम। डालो आप हेडिंग में, भौगोलिक उपनाम। डाल दिया आपने हेडिंग? समझे भाई भौगोलिक उपनाम क्या है उसको पहले समझते हैं। राजस्थान को जब आप देखते हो तो राजस्थान के अंदर मूल रूप से आपको 4 भौतिक विभाग दिखते हैं। जैसे पहला आपको दिखता है थार मरुस्थल। क्या दिखता है? थार मरुस्थल दिखता है। दूसरा आपको दिखता है अरावली। क्या दिखता है? अरावली दिखता है। तीसरा आपको दिखता है मैदान, पूर्वी मैदान जिसे हम कहते हैं। चौथा दिखता है दक्षिण पूर्वी पठार। तो हमारे पास में ये 4 बड़े भूभाग हैं। इन्हीं भूभागों के जो छोटे भूभाग हैं हम उन्हें कहते हैं आपके भौगोलिक उपनाम या उपक्षेत्र। तो इनके जो उपक्षेत्र हैं उसे क्या बोल रहे हैं? उसे हम कह रहे हैं उपनाम, की उन उपक्षेत्रों के नाम दिए गए और उन नामों से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। बात को समझें। अभी आप यहां बैठे हैं उदयपुर में। कहां बैठे हैं? उदयपुर में बैठे हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि अभी वर्तमान में जो भी आप बैठे हैं उदयपुर में, तो इन 4 स्थलाकृतियों में से, इन 4 भौगोलिक क्षेत्रों में से आप कहां बैठे हैं? अरावली में बैठे हैं। कौन कौन है अरावली वाले? बनाना सामने। अरावली वाले बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। जो कहते हैं हम बैठे हैं मैदान में, मैदान में कोई नहीं बैठा है। जो बैठे हैं मरुस्थल में, मरुस्थल में कोई नहीं है। और जो बैठे हैं आपके पठार पर, वे भी कोई नहीं है। तो निर्दलीय कहां बैठे हैं? हवा में हैं भाई। जिन लोगों ने हाथ खड़े किए अरावली, तो समझ में आ गया अरावली में बैठे हैं। बाकी जिन्होंने किए कहीं हाथ नहीं खड़े किए वो बैठे कहां हैं? तो रोयल कहां है इन 4 में से? हैं? आ जाओ सब। अभी जो आप बैठे हैं वो बैठे हैं अरावली में। अरावली में बैठे इसका मतलब ये नहीं कि अरावली किसी पहाड़ी बैठे हैं। आप वैसे तो बैठे मैदान के अंदर ही हैं। कहां बैठे हैं? लेकिन वो मैदानी भाग गिरा हुआ है अरावली से, यानी जो आपका प्रदेश कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? अरावली कहलाएगा। समझो, जो राजस्थान के अंदर हमारा अरावली है, हम इसे बांटते 3 भागों में, उत्तर, मध्य और दक्षिण। और जो उदयपुर रीजन है आपका वो आता है दक्षिण अरावली में। किसमें आता है? दक्षिण अरावली में। तो यदि आप देखें कि आप अरावली में बैठे और अरावली में कहां बैठे हैं? दक्षिण अरावली में बैठे हैं। फिर मैंने कहा कि आप जो बैठे हैं अभी वो बैठे हैं मैदानी भाग में। कहां बैठे हुए हैं? अरावली का ही हिस्सा है लेकिन उसमें भी जो मैदानी भाग है उसमें आप बैठे हैं। और इस मैदान को आप कहते हैं क्या? आप इसे कहते हैं गिरवा। क्या कहते हैं? गिरवा। अब समझो, तो गिरवा क्या हुआ? इस अरावली का जो उपक्षेत्र है उसका भी उपक्षेत्र हुआ। तो ऐसे ही इन 4 के भी कई सारे उपक्षेत्र होंगे जिन्हें अपन पढ़ रहे हैं भौगोलिक उपनाम के नाम से। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो अपने क्या पढ़ना समझ आ गया? अभी हम इन 4 की बात नहीं कर रहे, इन 4 के जो टुकड़े छोटे छोटे हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ को मैं जो है चित्रों के माध्यम से आपको दिखा दूंगा ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो पहला जो बिंदु आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? गिरवा। क्या दिख रहा है? गिरवा क्या है? तो ध्यान रखना है यहां पे साथियों
कि गिरवा जो है ये उदयपुर शहर का क्षेत्र है, उदयपुर शहर का क्षेत्र है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है अरावली पहाड़ियों से। यदि आप जाके देखते हैं हाइट पे, आप देखें पूरे शहर के चारों तरफ क्या है, पहाड़ियां हैं। तो पहाड़ियों से घिरा होने के कारण क्या कहलाया, ये कहलाया गिरवा। अब ध्यान रखना, मैंने अभी आपको एक बात कही कि आप जो बैठे हैं वो बैठे हैं मैदान में। कहां बैठे हैं, मैदान में बैठे हैं। तो जो उदयपुर शहर है, ये उदयपुर आपका बसा हुआ है तस्तरी नुमा बेसिन पर। किस पर बसा है, तस्तरी नुमा बेसिन पर बसा है। प्रश्न सीधा पूछ लेगा उदयपुर शहर किस प्रकार के बेसिन पर आपका स्थित है, तो आप कहेंगे तस्तरीनुमा बेसिन पर। बात समझे, तस्तरी मतलब होता है प्लेट। क्या होता है, प्लेट। प्लेट हम जो है हमारे घरों में उपयोग करते हैं मूल रूप से चाय के लिए। जो आती है ना प्लेट, चीनी की प्लेट आती है। अब उसमें क्या करते हो कि सब चाय पीने हम क्या करते हैं, एक हाथ में प्लेट एक हाथ में कप, और उस कप से हम चाय डालेंगे प्लेट में। चाय जो डाल रहे हो प्लेट में, किसी भी कोने से डालो, किसी भी एंगल से डालो, वो कहां आएगी, बहते हुए केंद्र की ओर। कहां आ रही है, क्यों आ रही है, उस प्लेट का ढाल कहां है, केंद्र की ओर। सेम ऐसी स्थिति है उदयपुर शहर की। जो उदयपुर शहर की जो चारों ओर आप देखोगे जो अरावली पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों का ढाल कहां है, शहर की ओर, केंद्र की ओर है। जब बरसात होती है तो सारा पानी बहता हुआ कहां आता है, केंद्र में आता है। कहां आता है, केंद्र में आता है। जब पानी केंद्र में आएगा तो क्या बेनिफिट है, पानी के केंद्र में आने से यहां पर झीलें बनी हुई है। क्या बनी हुई है, और जो झीलें आपकी है वो आप देखोगे उदयपुर में तो सारी झीलें आपस में जुड़ी हुई है। अगर एक झील में पानी आ गया और वो भर गई तो ऑटोमेटिक वो पानी कहां जाएगा, आगे जाएगा। ठीक है, जैसे पिछोला में पानी आ गया, भाई उदयपुर की जो स्थापना की वो कहां की, पिछोला के किनारे की। पिछोला में पानी आ गया, पिछोला भर गई, पानी कहां जाएगा, स्वरूप सागर। स्वरूप सागर भर गया, पानी कहां जाएगा, फतेह सागर। फतेह सागर भर गया, पानी जाएगा आयड़ के माध्यम से, बेड़च के माध्यम से आपका कहां जा रहा है, उदय सागर में। तो जिले क्या है, आपस में जुड़ी हुई है। तो ये जो आपका बेनिफिट मिल रहा है वो किसका मिल रहा है, वो मिल रहा है इस स्थिति का, कि एक तो ये गिरा हुआ है किससे, अरावली पहाड़ियों से, और जो स्थिति बनी हुई कैसी बन रही है, तस्वीर जैसी बन रही है। जो बरसात होती है तो पानी कहां आता है, केंद्र की ओर आता है। बात समझ में आ रही है। तो लिखो पहला बिंदु, लिखो गिरवा। क्या लिखोगे, पहला बिंदु गिरवा, और लिखो गिरवा में, गिरवा पहला बिंदु लिखो। उसमें लिखो उदयपुर शहर का क्षेत्र, उदयपुर शहर का क्षेत्र जो तीनों ओर से, सॉरी चारों ओर से करना, जो चारों ओर से, उदयपुर शहर का क्षेत्र जो चारों ओर से, चारों ओर से अरावली पहाड़ियों से गिरा है, अरावली पहाड़ियों से गिरा है, अरावली पहाड़ियों से गिरा है, गिरवा कहलाता है। चारों ओर से अरावली पहाड़ियों से गिरा है, गिरवा कहलाता है, गिरवा कहलाता है। क्लियर, कंप्लीट। इसी में एक लाइन जोड़ो, देखो नेक्स्ट, उदयपुर शहर, उदयपुर शहर तस्तरी नुमा बेसिन पर बसा है। बेसिन का मतलब होता है मैदान। उदयपुर शहर तस्तरी नुमा बेसिन पर बसा है, उदयपुर शहर तस्तरी नुमा बेसिन पर बसा है। क्या होता है अर्थ, बेसिन का मतलब होता है मैदान। उदयपुर शहर तस्तरी नुमा बेसिन पर बसा है, जिस कारण, जिस कारण वर्षा काल में, जिस कारण वर्षा काल में, वर्षा काल में नदियां, नदियां केंद्र की ओर आती है, नदियां केंद्र की ओर आती है तथा उदयपुर की झीलें भरती है। नदियां केंद्र की ओर आती है तथा उदयपुर की झीलें भरती है। नदियां केंद्र की ओर आती है तथा उदयपुर की झीलें भरती है। क्लियर सभी का यहां तक। और आप जानते हैं कि उदयपुर को हम कहते हैं झीलों की नगरी, झीलें हैं आप इसलिए क्या बोल रहे हैं, इसको झीलों की नगरी कह रहे हैं। तो इसके पीछे जो आपकी है इसकी प्राकृतिक स्थिति है। अगला जो नाम आ रहा है वो आ रहा है छप्पन का मैदान। क्या आ रहा है, छप्पन का जो मैदानी भाग है इसका जो मूल संबंध है वो माही बेसिन से। किससे है, माही बेसिन से है, या माही जो आपका हम कह सकते हैं नदी तंत्र से है। माही में क्या है कि माही और माही की सहायक नदियां,
इसके अंदर आपकी आती है। 56 में सुन लो कि 56 क्या कह रहा है। 56 ये कह रहा है कि सर 56 मतलब कितना होता है 56, कितना होता है। अब ये जो 56 है ये क्या है कि 56 का जो मैदान है ये 56 का मैदान 56 गांव तथा 56 नदी नालों का समूह है जो कहां आ रहा है, माही बेसिन में। पहले के टाइम में इस बेसिन में, इस क्षेत्र में 56 बड़े गांव थे और प्रत्येक गांव किसी न किसी नदी या नाले के किनारे बसा हुआ था और उन्हीं का समूह क्या कहलाया, 56 का मैदान कहलाया। अब क्या हुआ कि आरपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया कॉलेज व्याख्याता के अंदर कि 56 का मैदान कहां से कहां फैला हुआ है, तो आंसर दे दिया बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य, ठीक है। लेकिन वास्तविकता में जो 56 का मैदान है वो इन दो में नहीं, इन दो के अलावा अगर हम देखें तो आपका जो है डूंगरपुर और उदयपुर का जो क्षेत्र जिसे हम कहते हैं सलुम्बर, वो क्षेत्र भी किसमें आएगा आपका 56 में, और उदयपुर का खेरवड़ा क्षेत्र भी किसमें आएगा अगर यूं देखा जाए 56 में। लेकिन ध्यान रखना मूल रूप से जो सलुम्बर है, जो डूंगरपुर है, जो प्रतापगढ़ है और जो आपका बांसवाड़ा, ये 4 जिले किसमें आते हैं, ये आते हैं 56 में। लेकिन आरपीसी ने क्या माना, बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य का क्षेत्र, अपने को क्या करना है उसी को मानना है। बाकी तो क्योंकि हमें यहाँ के लोकल हमको पता है कि कहां से कहां तक आपका ये फैला हुआ है। तो लिखो साथियों 56 का मैदान लिखो, लिखो यह बांसवाड़ा व प्रतापगढ़, यह बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के, यह बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य, मध्य का मैदानी भाग है, मध्य का मैदानी भाग है, जहां प्राचीन समय में, जहां प्राचीन समय में 56 गांवों का समूह था, 56 गांवों का समूह था तथा प्रत्येक गांव किसी नदी या नाले के किनारे स्थित था, तथा प्रत्येक गांव किसी नदी या नाले के किनारे स्थित था, नदी या नाले के किनारे स्थित था, तथा प्रत्येक गांव किसी नदी या नाले के किनारे स्थित था। ब्रैकेट में कर दो, कोष्टक बना के कर देना 56 गांव तथा 56 नदी नालों का समूह, कोष्टक बना के लिखेंगे 56 गांव तथा 56 नदी नालों का समूह, ग्रुप था एक तरह से, है ना। और ब्रैकेट करना साथियों बंद। कहां से कहां फैला है, ठीक। जो साथी लेट जुड़े हैं आधे से ज्यादा लिखा दिया, आधा पेज लिखा दिया ना अधिक, ये मत पूछा करो कितना लिखा दिया, मैं तो लिखवा तो मुझे नहीं पता कितना पेज लिखवाया है ना। अगला आ रहा आपका कांठल का मैदान, क्या आ रहा है, जो कांठल का मैदान है इसमें ध्यान रखना है, इसका जो मूल विस्तार है वो है प्रतापगढ़। कहां है, जैसे 56 जो था वो कहां था, पूरा माही बेसिन में था, वैसे ही प्रतापगढ़ जो आपका है उसमें जो माही के किनारे का स्थान है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कांठल। तो लिखो साथियों कांठल का मैदान, कांठल का मैदान, और लिखें लिखो साथियों, देखिए प्रतापगढ़ जिले में, प्रतापगढ़ जिले में माही नदी के किनारे, प्रतापगढ़ जिले में माही नदी के किनारे का, प्रतापगढ़ जिले में माही नदी के किनारे का मैदानी भाग, प्रतापगढ़ जिले में माही नदी के किनारे का मैदानी भाग, प्रतापगढ़ जिले में माही नदी के किनारे का मैदानी भाग क्या कहला रहा है, कांठल का मैदान। अब अगला आ रहा है पुष्प क्षेत्र, क्या कह रहा है ये, पुष्प मतलब क्या होता है, फूल। अब इसमें क्या है कि जो आपके बांसवाड़ा, एक तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट, बांसवाड़ा, और एक आपका है डूंगरपुर, कौन सा है। अब ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में इन दोनों के मध्य क्या था, जंगल का क्षेत्र था, और वास्तव में था, और यहां पर आपके जो है पुष्प खिला करते थे, क्या करते थे, तो क्या बोल दिया इसको अपन ने, पुष्प क्षेत्र कह दिया। कहां से कहां, तो लिखो साथियों, लिखो पुष्प क्षेत्र, और लिखें बांसवाड़ा व डूंगरपुर के, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य का क्षेत्र,
बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य का क्षेत्र जहां प्राचीन समय में वन क्षेत्र यानी जंगल वन क्षेत्र था तथा यहां पुष्प खिला करते थे। क्लियर। अब जो साथी पूछ रहे हैं कि सब ये अरावली का हिस्सा है, नहीं, ये चारों में से कुछ भी आ सकता है। अब मैंने केवल समझाने के लिए उदाहरण दिया था गिरवा का, कि गिरवा किसका पार्ट है, अरावली का। ये सारे अरावली के नहीं है, जो अपन पढ़ रहे हैं वो सब इनमें से किसी ना किसी के होंगे। जैसे अभी जो अपन ने बात की 56 का मैदान, 61 का मैदान, वो आपके मैदानी भाग का हिस्सा है, तो आपको यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो हम जब आगे पढ़ेंगे तभी ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी केवल आपको सीक्वेंस में लिखना 1 2 3 करके। चलो, ये हो गया आपका पुष्प। अगला जो आ रहा है वो आ रहा है मेवल। क्या आ रहा है? अब जो मेवल है इसमें भी जो झीलें हैं वो सेम है। कौन से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बात समझना कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर में मूल रूप से अगर आप देखोगे तो मैदान का हिस्सा ज्यादा है, क्योंकि माई का मैदान है वहां पे। लेकिन इस बीच में क्या है कि इनके बीच का जो पर्वतीय इलाका, जो पहाड़ी इलाका है, उस पहाड़ी इलाके को हम क्या कहते हैं? मेवल कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसमें ध्यान रखना कि एक इसमें जिला जिसका नाम है सलूम्बर। तो सलूम्बर पहले किसका हिस्सा था? उदयपुर का। सलूम्बर के जो लोग हैं वो भी क्या कहते हैं? हम कहां आते हैं? हम भी मेवल में आते हैं। तो अगर केवल 2 पूछता है तो क्या आ जाएगा? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र। और अगर 3 आते तो क्या आ जाएगा? सलूम्बर का हिस्सा भी किसमें आता है? मेवल में। तो लिखो साथियों मेवल, और लिखो बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र लिख दिया। और इसमें कहना इसमें सलूम्बर का क्षेत्र भी आता है। इसमें क्या आता है? सलूम्बर का क्षेत्र भी आता है। ठीक है। अब ये आप चित्र देख रहे हैं, ये वाला सेकंड वाला, एक झील दिखाई दे रही है। और वो झील कौन सी है? बड़ी प्रसिद्ध झील है जयसमंद। कौन सी है? जयसमंद झील है। अब ध्यान रखना, यहां जो नेक्स्ट हमारा आ रहा है वो आ रहा है लसाड़िया पठार। कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार। अगर आप पेपर सोल्व करते हो, पीवाईक्यू करते हो, तो 2018 के अंदर 3 एग्जाम प्रश्न पूछा। कितने में पूछा? एक ही साल के अंदर 3 अलग अलग एग्जामों में सेम प्रश्न पूछ लिया, लसाड़िया पठार कहां है। तो उसकी जो स्थिति थी वो उस समय बनती थी उदयपुर में। कहां बनती थी? अब इसको अगर आप देखोगे तो जो ये पठारी भाग आपका है ये आता है जयसमंद झील के निकट। कहां आता है? और जो झील आपकी वो कहां आ रही है? सलूम्बर में। वर्तमान में कहां आ रही है? तो वर्तमान में इसकी जो स्थिति बनेगी वो बनेगी सलूम्बर में बनेगी। जबकि पूर्व में कहां थी? पूर्व में आपका ये था उदयपुर में। अगर आप ध्यान से देखोगे इस झील के तरफ, तो इस झील के जो है इधर पहाड़ें दिख रही, इधर पहाड़ें दिख रही है, हाँ या ना? लेकिन झील के सामने जो ये वाला जो हिस्सा है इसमें कोई पहाड़ दिखाई नहीं दे रही है। और जो हिस्सा है वो है पूर्वी भाग। कौन सा भाग है? तो जयसमंद झील के जो पूर्व का हिस्सा है, जो कटा फटा पठार इलाका है, उसी को हम क्या कहते हैं? लसाड़िया पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, तो लिखो साथियों लसाड़िया पठार, और लिखो लसाड़िया पठार। एक सेकंड, बालिका जो है ऑनलाइन, मैं वापस इस प्रश्न पे आ रहा हूं जो तुम्हारा प्रश्न है ऑनलाइन, जो भी साथी पूछ रहे हैं बार बार कि समझ में कैसे आएगा कौन किसका हिस्सा। तो मैंने भी ये कहा कि आपको केवल भौगोलिक उपनाम याद रखने हैं, अभी आपको हिस्सा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। वो तो केवल एक समझाने के लिए बताया गया था कि 4 हिस्से हैं और 4 हिस्सों में से आपका अलग अलग टुकड़े हैं। आपको सीधा प्रश्न पूछेगा, जो मैं कह रहा हूं अभी बार बार, कि क्या प्रश्न पूछा गया कि गिरवा कहां स्थित है, उदयपुर किस बेसिन पे स्थित है। आपका मैंने को बताया कि लसाड़िया पठार किस जिले में है। तो ये सीधा प्रश्न, इसमें कोई संपर्क आता है नहीं। दूसरी बात कि ये वापस टुकड़े आपके आगे जब हम पढ़ेंगे भौतिक विभाग तब ये वापस आएंगे, तब मैं पढ़ूंगा नहीं, केवल इनके नाम लिखाऊंगा। ठीक है, तो जितना अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको फ्लो के साथ आप पढ़ते रहो बार बार, है ना। जो ऑनलाइन साथी हैं, जैसे ऑफलाइन वाले पढ़ रहे हैं तो इनको समझ में आ रहा था, भी पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप जिस चीज को पढ़ते रहो बार बार, अगर आप कमेंट करोगे, क्योंकि एक साथ कमेंट 3 4 5 10 आ जाते हैं तो फिर ध्यान उधर जाता है। ठीक है, फिर इग्नोर करना पड़ेगा फिर कमेंट को। मैं चाहता हूं कि इग्नोर ना करूं, है ना। चलो आ जाओ यहाँ पे। भाई सिंपल सा बताया ना कि क्या पूछेगा,
कि भाई लसड़ पठार किस झील के निकट है या किस जिले में है, तो स्पष्ट पता लग रहा है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता है ही नहीं। 10+2 लेवल का एग्जाम है, 10+2 यानी 12वीं लेवल का हमारा एग्जाम है। कोई रॉकेट नहीं पूछेगा हमसे कि रॉकेट कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल आपका जो है प्रश्न आएंगे फैक्चुअल, और उसको अपने को आंसर देना है, इतना दिमाग में रखो। मैंने भी स्टार्टिंग में कहा था कांस्टेबल RS बताया था, तो हर एग्जाम का अपना स्तर है, आपसे उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, और इतना अगर पढ़ लिया तो RS प्री दे दोगे, चिंता मत करना। चलो आगे, ठीक है साथियों, लिखो साथियों लसड़े पठार, और लिखो लिखो इसकी वर्तमान स्थिति सलूम्बर जिले में है। इसकी वर्तमान स्थिति सलूम्बर जिले में है, सलूम्बर जिले में है, लिख दिया। पहले उदयपुर जिले में थी, पहले उदयपुर जिले में थी, पहले उदयपुर जिले में थी। कहां थी? अब इसमें लिखो, एक लाइन जोड़ो, लिखो लिखो लसाड़िया पठार, लसाड़िया पठार जैसमंद जिले के, लसाड़िया पठार जैसमंद जिले के पूर्व की ओर का कटाफटा, पूर्व की ओर का कटाफटा पठारी भाग है, पूर्व की ओर का कटाफटा पठारी भाग है। कहां का भाग है? जैसमंद जिले के पूर्व की ओर का कटाफटा पठारी भाग, क्या कहलाएगा? लसाड़िया पठार। क्लियर सभी का? चलो, जो कमेंट आया लास्ट के, हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो, समझ में नहीं आएगा तो पूछ सकते हो, आपस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, पर पहले पढ़ाने दो, नहीं समझ में कैसे आएगा। आगे बढ़ो, अगला क्या आ रहा है? भोराट पठार। क्या आ रहा है? भोराट पठार। अब जो भोराट पठार है आपके, इसके पास जो चित्र दिख रहा है वो किसका दिख रहा है बताओ? किसका दिख रहा है साथियों? कुंभलगढ़। कौन सा किला है यहाँ पे? कुंभलगढ़ का किला आपका यहाँ पे है। अब बात को समझेंगे, जो भोराट पठार आपका है वो कहां से कहां फैला हुआ है? तो उदयपुर में एक क्षेत्र पड़ता है गोगुंदा। क्या पड़ता है? गोगुंदा। और राजसमंद के अंदर एक क्षेत्र आता है कुंभलगढ़। क्या आता है? तो गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ के मध्य का जो पठारी हिस्सा है वो कहलाता है भोराट पठार। क्या कहलाता है? अब ध्यान ये रखना कि इसी पठार पे क्या बना हुआ है? कुंभलगढ़ का किला बना हुआ है। क्या बना हुआ है? अभी क्या है कि लास्ट भी कोई एग्जाम हुआ था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, अभी रिसेंट इसी महीने में हुआ है कोई एग्जाम, अप्रैल में या मई की स्टार्टिंग में। वहां पे एक सीधा प्रश्न पूछ लिया कि निम्न जो है भूभाग को पहचानिए। दो दे रखे थे कथन। पहला दे रखा था एक कि यह गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य है, और एक दे दिया था इसकी औसत ऊंचाई 1225 मीटर दे दी। सुना बात को, वो दिया आपका, मैं भूल रहा हूं किस एग्जाम में, क्योंकि उसको अपन ने सोल्व करवाया डबल एओ के बेच में। किसमें? एओ में नहीं आया। एओ क्या आया? तो एओ में तो अपने क्वेश्चन सारे अपने से आए हैं, 15 के 15 क्वेश्चन जो है वो है, उसमें नहीं। कोई बीच में एग्जाम हुआ है अभी, तो उसमें क्या है कि क्या दे दिया कथन? मैं कह रहा हूं अधिकारी वर्ग का पेपर था, ठीक है। अब आ जाओ, मैं ढूंढ के ले आऊंगा आपके लिए। अब क्या हुआ कि वहां पर जो है क्या दे दिया कथन सेकंड, कि औसत जो ऊंचाई कितनी दे दी? 1225। अब सुनो, ये जो क्वेश्चन उठाया, ये सीधा क्वेश्चन उठाया गाइड से। कहां से उठाया? क्योंकि जब आप इसको पढ़ते हो तो जो 1225 मीटर आप पढ़ते हो वो वास्तविकता में कुंभलगढ़ चोटी की हाइट है। इसकी हाइट है। लेकिन जो पठार आपका है, जो पठार आपका गोगुंदा से कुंभलगढ़ इतनी दूरी पर फैला हुआ है, उसकी कोई एक हाइट निकलेगी, उसकी निकलेगी औसत ऊंचाई। क्या निकलेगी? और जो कि आपकी वास्तविकता में है 920। कितनी है? 920 आपकी है इसकी औसत ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई, सुनो मेरी बात को, अगर वो पूछता कि अधिकतम ऊंचाई आपकी कितनी है, 1200 आपकी 24-25 जो भी है, वो यहां पर आपका बैठता सही। लेकिन वहां क्या कर दिया उसने? पर उसमें यह था कि भूभाग को पहचानना था, तो भूभाग पहचान लोगे आप, पहले कथन से पहचान लोगे साहब ये गोगुंदा से कुंभलगढ़ में जो फैला हुआ है वो कौन सा है आपका? वो है आपका भोराट पठार। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि वहां पर सही जो सेंटेंस होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 1225। लेकिन इसने जो उठाया क्वेश्चन कहां से उठाया? गाइड से उठा लिया।
क्या लिख दिया वहां पे कि इसकी ऊंचाई कितनी है 1225, जो कि नहीं है। क्यों नहीं है सुनो, जो भोराट पठारी इलाका है ये राजस्थान में अरावली का आबू खंड के बाद, आबू ब्लॉक के बाद में दूसरा ऊंचा भूभाग है। आबू खंड के बाद में दूसरा ऊंचा भूभाग कौन सा है राजस्थान में? भोराट है। सुनना इस बात को, जब अपन पढ़ेंगे चोटियां, तो जो अधिकांश चोटियां आपको देखने को मिलेगी वो कहां मिलेगी? सिरोही में। जैसे सबसे ऊंची कौन सी है? गुरु शिखर, फिर शेर, फिर दिलवाड़ा। सुन लो वापस, गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, ये सब कहां है? सिरोही में। नंबर 4 जो आती है जरगा, वो उदयपुर में है। ठीक है, नंबर 4। फिर नंबर 5 पे आती है अचलगढ़, वो वापस सिरोही में। नंबर 6 पे जो आती है वो आती है कुंभलगढ़, जो कहां आ रही है? इस पठारी हिस्से में आ रही है। ठीक है, तो जो आपकी जरगा और जो आपका जो है कुंभलगढ़, वो इस बेल्ट में आपकी आ रही है। तो वहां पर जाके क्या हो जाएगा आपका? वहां पर जाके जानना कि साहब जो भोराट पठार है वो अरावली के अंदर आबू खंड के बाद में दूसरा ऊंचा क्षेत्र है। लिखो इसमें साथियों भोराट पठार। क्वेश्चन में बार बार आपको जो बताता रहता हूं पीवाईक्यू उसको करते रहना। लिखो इसमें भोराट पठार लिखो। लिखिए उदयपुर के गोगुंदा से राजसमंद के कुंभलगढ़ के मध्य का पठारी भाग, ठीक है, लिख दिया। देखिए इस पठार पर कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है। इस पठार की औसत ऊंचाई 920 मीटर है। 920 मीटर है। कुछ आंकड़ों में कर देना, ब्रैकेट बना के कर देना कोष्टक में, कुछ आंकड़ों में 1225 मीटर, कुछ आंकड़ों में 1225 मीटर। कितना? इसको कर देना ब्रैकेट बंद। वास्तविकता में कितनी? 920 ही है, पर क्योंकि आरपीएससी ने क्वेश्चन डाल दिया तो हो सकता है किसी एग्जाम में उठा के ऐसा कैसी प्रश्न आपसे वापस पूछ ले। समझ में आ रही बात? चलें आगे लिखे नेक्स्ट। ये तो होगी बात अपने किसके बारे में? आपके भोराट पठार के बारे में। अगला लिखोगे देश हरो। क्या कह रहा है? देश हरो कह रहा है। और आप अगर देखोगे तो चित्र के अंदर भी आपको पूरा क्षेत्र मिल रहा है हरा भरा। क्या मिल रहा है? हरा भरा क्षेत्र आपको मिल रहा है। अब अगर आप देखो साथियों, ये जो क्षेत्र आपका है, तो मैंने एक पहाड़ी का नाम लिया था जरगा। क्या लिया था? जो कि आती है उदयपुर में। कहां आती है? तो जरगा पहाड़ी जो उदयपुर की है, वहां से लेकर रागा पहाड़ी जो आपकी सिरोही की है, इनके बीच का इलाका जो है वो सदा रहता है हरा भरा। ये इलाका कहलाता है आपका देश हरो। क्या कहलाता है? तो किन पहाड़ियों के बीच का इलाका है? जरगा और रागा पहाड़ी। जरगा और, लिखो साथियों इसमें लिखो देश हरो, देश हरो और लिखो उदयपुर की जरगा पहाड़ी से, उदयपुर की जरगा पहाड़ी से सिरोही की रागा पहाड़ी, सिरोही की रागा पहाड़ी के मध्य का
के मध्य का क्षेत्र जो सदा हरा भरा रहता है, के मध्य का क्षेत्र जो सदा हरा भरा रहता है। उदयपुर की जरगा पहाड़ी से सिरोही की रागा पहाड़ी के मध्य का क्षेत्र जो सदा हरा भरा रहता है, क्या कहलाता है? देशरो। अब आ जाओ, क्वेश्चन मिल गया अपने को। जियोलॉजी जो डिपार्टमेंट होता है उसका एग्जाम था, है ना? तो यहां पर आपका जो है ये क्वेश्चन दे रखा है, आपको दिख भी रहा होगा, आई थिंक दिख रहा है। क्या पूछा? एक प्राकृतिक प्रदेश की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ठीक है, मुझे क्वेश्चन याद था इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसकी औसत ऊंचाई कितनी दे रखी? 1225 मीटर, जबकि है कितनी? 920। पर चूंकि अपन जो है मैंने बता दिया कि क्वेश्चन कहां से उठाया होगा, गाइड से। फिर ये कह रहा है कि जरगा सर्वोच्च शिखर है। मैंने क्या बताया? जरगा कहां आता है? उदयपुर में। कहां आता है? और इसी बेल्ट में है गोगुंदा और आपके जो है कुंभलगढ़, इसके बीच का बेल्ट है। और मैंने बताया था अभी आपको कि ये राजस्थान के अंदर अरावली का दूसरा ऊंचा बिंदु है, पॉइंट आपके हैं। कैसे? तो आबूखंड की पहाड़ियां, और उसके बाद किसी पहाड़ी आती है? उदयपुर की पहाड़ियां, और फिर आती है कुंभलगढ़ वाली पहाड़ी। तो इसको ध्यान रखना कि इसने पूछा है कि किसी विशेषता है, तो देखो यहाँ पे मालपुरा करौली नहीं हो सकता है क्या? नहीं। माउंट आबू नहीं, क्योंकि ये माउंट आबू का हिस्सा नहीं है। हाड़ौती पठार नहीं साहब, बचा क्या? भोराट पठार, तो भोराट पठार का हिस्सा। आप देखो इसने बिल्कुल दिख रहा है सामने क्वेश्चन कहीं से आपका कॉपी किया हुआ है कि भोराट को भी भोराट इसमें सही नहीं लिखा है, भोरट कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना इस तरह से, इस तरह के जो क्वेश्चन आपके हैं वो आ रहे हैं। और कहां से आ रहे हैं? नोट से आ रहे हैं। ठीक है, इनको थोड़ा ढंग से आप पढ़ लेना, फिर आप जो है पीवाईक्यू करना। चलो यहां तक क्लियर सभी का? आगे बढ़ो, अगला लिखो मगरा। मगरा, मगरा क्या होता है? समझे बात को। मगरा क्या होता है साथियों? तो मगरा जो है वो ऊंचे पहाड़ों को कहते हैं। किसको कहते हैं? ऊंचे पहाड़ों को मगरा कहते हैं। कहां पर? उदयपुर में। कहां कहते हो? तो जो उदयपुर जो क्षेत्र है वहां पे ऊंचे पहाड़ हम कहते हैं मगरा। इसका आपको मिल जाएगा उदाहरण देखने के लिए माछला मगरा। क्या दिख जाएगा? क्या बना हुआ है माछला मगरा पे? करणी माता मंदिर। क्या बना हुआ है? करणी माता का मंदिर बना हुआ है माछला मगरा पे। ऐसे ही और भी यहां पर है नाहर मगरा, एक आपका है माकड़ मगरा। इस तरह से जो पहाड़ यहां ऊंचे पहाड़ हैं उन्हें कहा जाता है मगरा। और एक शब्द आ रहा है मगरी, जो छोटी पहाड़ियां हैं उन्हें कहते हैं मगरी या डूंगरी। ये पूरे राजस्थान में कहते हैं मगरी डूंगरी। ठीक है, तो लिखो साथियों मगरा। और लिखो उदयपुर क्षेत्र के ऊंचे पहाड़ों को, उदयपुर क्षेत्र के ऊंचे पहाड़ों को मगरा कहते हैं। उदयपुर क्षेत्र के ऊंचे पहाड़ों को मगरा कहते हैं। लिखो उदाहरण, लिखो साथियों, एग्जांपल लिखो इसके। माछला मगरा, नाहर मगरा और माकड़ मगरा कहां आ रहे हैं? तीनों उदयपुर में। माछला मगरा, नाहर मगरा और माकड़ मगरा उतारे। माछला मगरा, नाहर मगरा और माकड़ मगरा कंप्लीट सभी का यहां तक। चलो अपन इससे आगे, अगला जो आ रहा है नेक्स्ट आ रहा है मगरी। क्या आ रहा है? और यहां एक आपको जो है छोटी सी मगरी भी दिखाई दे रही है, उसमें कुछ बना हुआ है। ये जो है फतेहसागर और फतेहसागर के पास जो है वो कौन सी है? मोती मगरी। सुनना बात को, जो छोटी पहाड़ियां होती है क्या बोलते हैं? मगरी। और मगरी में एक मगरी जो प्रसिद्ध है वो कौन सी है? मोती मगरी। अभी आप उदयपुर में रह रहे हैं तो हो सकता है उदयपुर में कुछ लोग ऐसे भी हों जो आप में से ही साथी रहते हो कहां पे? हिरण मगरी। कहां रहते हो? सुना है ना? तो हिरण मगरी क्या है? तो ऐसा अगर आप देखोगे तो जो शहर अभी आपको दिख रहा है, ये जो जहां भी आप बैठे हो, ये गांव का इलाका था। किसका इलाका था? मतलब कुछ समय पहले अगर हम देखें तो ये गांव का इलाका था, आयड भी नहीं था, ये शुभागपुरा क्षेत्र का हिस्सा था। ठीक है, पहाड़ अलग से एक हिस्सा आपका कहलाता था, है ना? और उसके बाद अगर आप देखोगे जो उदयपुर शहर था, मूल उदयपुर जो सिटी पैलेस है ना, उसके इर्द गिर्द था जो सूरज पोल, उदिया पोल, दिल्ली गेट, ये सब गेट थे, रात्रि में बंद हो जाते थे। उसके अंदर जो शहर था वास्तव में वही उदयपुर शहर था। पर अभी आप देखो आप कहां बैठे हो, उससे कहीं गुना दूर बैठे हो, कई किलोमीटर दूर आप बैठे हो, है ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम बात कर रहे हैं आपके मोती मगरी की बात कर रहे हैं, हिरण मगरी की बात कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? आउट ऑफ थे उस समय उदयपुर शहर से। जो आपका हिरण मगरी है ये हिस्सा उदयपुर शहर से ऊंचा था, ये तो मैदानी इलाका था, और ये क्या था? मगरी का इलाका था। और यहां पर जंगल थे और यहां पर क्या थे? हिरण मिलते थे। नाम क्या पड़ गया? हिरण मगरी। क्या मिल गया?
हिरणमगरी इसका नाम रख दिया। ऐसे ही एक आपका सिटी के अंदर जो है, जो आपका स्टेशन है उसके सामने धौली मगरी क्या है, तो वो ऊंचा हिस्सा है और वहां पे मिलती है सफेद रंग की कंकरियां। क्या मिलती है? तो सफेद को यहाँ कहते हैं मेवाड़ी में धोला, क्या बोलते हैं, नाम क्या पड़ गया, धौली मगरी। ऐसे ही यहाँ पे नाम पड़ रहा है मोती मगरी, जो कहां आ रही है, फतेहसागर के निकट आ रही है, जहां पे महाराणा प्रताप का स्मारक बनाया। तो इसका नाम मोती मगरी क्यों रखा? मोती मिलते होंगे? तो नहीं, यहां पे क्या था कि यहां पर जो आपका है, जब उदयपुर शहर को स्थापित किया जा रहा था तो उस समय यहां पर एक महल बनाया गया था, इसका नाम था मोती महल। क्या नाम था? मोती महल था। तो जब दिन भर काम करते थे यहाँ पे जो श्रमिक है ना, या जो उस समय जो देख रेख करते होंगे इस महल के अंदर, वो रात्रि में यहाँ आके विश्राम करते थे। अब यहाँ पर प्रताप स्मारक इसलिए बनाया गया कि जब महाराणा प्रताप जो हैं उन्होंने अपना कुछ समय निर्वासित जो जीवन है, जब वो वन में जा रहे थे उससे पहले कुछ समय आपका इसी मोती महल में बिताया था, तो उनकी स्मृति में यहाँ पर क्या बनाया गया, मोती मगरी में प्रताप स्मारक बनाया गया। एक आप और पढ़ते हैं बीजक डुंगरी। क्या पढ़ते हैं? बीजक डुंगरी कहां आती है? बेराठ, बेराठ कोटपुतली। वर्तमान में कहां है? कोटपुतली। क्या मिला यहां से? अशोक का शिलालेख मिला, ब्राह्मण शिलालेख है ना, अरे हाँ या ना। तो ये डुंगरी जो आपकी है ये आपकी कहलाएगी। और डूंगर क्या होंगे? पहाड़ हो जाएंगे। लिखो साथियों मगरी, और लिखो छोटी पहाड़ी या डूंगरी को मगरी कहते हैं। 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 लिख दिया? लिखो उदाहरण, मोती मगरी उदयपुर, मोती मगरी उदयपुर और बीजक डुंगरी बेराट। मोती मगरी उदयपुर और बीजक डुंगरी बेराट। बीजक डुंगरी बेराट। बीजक डुंगरी कहां जाएगी? बेराट। क्लियर? मोती मगरी कहां आ रही है और जो डुंगरी आपकी बीजक डुंगरी वो कहां आ रही है? कंप्लीट है। चलो आगे। बड़े सिंपल प्रश्न आ जाएंगे भी। मोती मगरी कहां है? मासला मगरा कहां है? लसड़ा पठार कहां है? गिरवा क्या है? इससे कोई प्रश्न आपका टफ प्रश्न नहीं बनता। इसमें इजी टॉपिक है, इसको आराम से हल्के में आप लेके इसको पढ़ सकते हो और ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये किला कौन सा दिख रहा है? चित्तौड़ दुर्ग दिख रहा है। और दुर्ग आपका है ये किस पठार बना हुआ है? ये बना हुआ है मेसा पठार पे। किस बना हुआ है? मेसा पठार पर यह दुर्ग आपका बना हुआ है। तो लिखो नेक्स्ट, मेसा पठार। मेसा पठार, मेसा पठार। और जो मेसा पठार है साथियों वो कहां आता है? चित्तौड़ में। लिखो मेसा पठार चित्तौड़गढ़। मेसा पठार चित्तौड़गढ़। मेसा पठार चित्तौड़गढ़। और लिखो इस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना है। 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 कर दिया? लिखो इस पठार की ऊंचाई 620 मीटर है। इस पठार की ऊंचाई 620 मीटर है। कितनी ऊंचाई साथियों? 620। क्या बना हुआ इसके ऊपर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना है। ठीक है। आप जानते हो कि सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है ना, ऐसा किला जहां पर अंदर गांव बसे हुए थे। क्या बसे हुए थे? खेती बाड़ी होती थी, तालाब बने हुए थे, वन का क्षेत्र था। इसमें जंगल का इलाका भी है, आपको पता है या नहीं? चित्तौड़ किले के अंदर जंगल का क्षेत्र भी है और उस जंगल के क्षेत्र में आपने मृगवन स्थापित किया है। क्या स्थापित किया है? हमारे राजस्थान में मृग जानते ना, हिरण। हमारे राजस्थान में 7 मृगवन है। कितने हैं? 7 मृगवन है। और उन 7 मृगवन में से एक मृगवन कहां है? चित्तौड़ किले के अंदर, चित्तौड़ किले के दक्षिणी भाग में। अब बात यह आती है कि साहब इस किले का निर्माण किसने करवाया? तो हम पढ़ते हैं चित्रांगद मौर्य ने। लेकिन इसका इतिहास महाभारत काल का है। किसका है? महाभारत काल का है। ऐसा कहते हैं जब महाभारत काल में पांडव जो हैं जब भटक रहे थे, है ना, वनवास में थे, तब वो इस क्षेत्र में आए। कहाँ आए? इस किले के आसपास आए। उसमें किला नहीं था। तो कहते हैं इस क्षेत्र में एक व्यक्ति जो है उसके पास में पारस पत्थर था। क्या था? और वो साधना में था। ठीक है। उसके चेले चपाटे भी साथ में थे। अब
जो है उसका नाम था कुकड़ेश्वर। क्या नाम था? ऐसा कहते हैं वो पारस पत्थर पे नजर किसकी पड़ी? भीम की। किसकी पड़ी? और भीम ने ये कहा कि साहब ये पत्थर मुझे आप दे दीजिए। तो वो देना नहीं चाहते थे। उन्होंने क्या किया, एक असामान्य शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि पत्थर मैं तुम्हारा दे दूंगा, एक काम करो तुम इस पहाड़ी पर एक रात में एक किला बना दो। अगर तुमने किला बना दिया सुबह तक तो मैं क्या कर दूंगा, ये पत्थर तुम्हारे को दे दूंगा। जानते हो ना पारस पत्थर क्या होता है? पारस पत्थर जानते हो? जिसको छूता है सोना बना देता है। अरे हाँ या ना? तो अगर आपके पास ऐसा पत्थर मिल जाएगा कि जो छुए किसी चीज को और सोना बन जाए तो अच्छी बात है ना। भाई सेना इकट्ठी कर सकता ना भीम, भाई क्यों क्यों करेगा वो? सेना इकट्ठी करनी थी ना, महाभारत का जो है लड़ना था युद्ध। तो आप समझो यहाँ पे कहने का मतलब ये हो रहा है कि वो पत्थर प्राप्त करने के लिए उसने शर्त मंजूर कर ली। हाँ सब मुझे मंजूर है। कहते हैं भीम जो है अपने भाइयों के साथ में लग गया इस काम को करने के लिए। उसने क्या किया, इस किले का जो उत्तरी भाग है उसको बना दिया, जो उत्तर का हिस्सा है उसको बना दिया। अब क्या हुआ, जो दक्षिण का हिस्सा है उसको बनाने के लिए वो जा रहा था। तो जो चेले थे कुकड़ेश्वर के वो पहुंचे कहां पे? गुरुजी के पास के। गुरुजी निर्माण कार्य जो है वो भीम ने उत्तर भाग का पूरा कर दिया है और दक्षिण भाग का निर्माण भी वो कर लेगा, कुछ करो। तो कहते हैं जो कुकड़ेश्वर है वो जाके छिप गया एक पत्थर के पीछे और वहां जाके उसने जो है मुर्गे की आवाज निकाली, यानी बाग दे दी। क्या दे दी? जब बाग दे दी तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सब सुबह हो चुकी है। क्या हो चुकी है? तो भीम को लगा कि मैंने अपना काम तय समय पर नहीं किया, अब पत्थर अपने को नहीं मिलेगा। अब बाद में भीम को पता लगा कि इस कुकड़ेश्वर ने मेरे साथ क्या किया है, छल किया है, धोखा किया है। अब भीम को गुस्सा आया, पर वो क्योंकि वो गुरुजी थे तो उसको कुछ उसने हानि नहीं पहुंचाई। तो कहते हैं भीम को जब गुस्सा आया तो उसने क्या किया, अपना जो पैर है उसको जोर से जो है कहां मारा? जमीन पे मारा। कहां मारा? जमीन पे जब मारा तो क्या हो गया? गड्ढा हो गया। क्या हो गया? वहां पे एक गड्ढा हो गया और वहां बन गया एक तालाब। क्या बन गया? कभी जाओ चित्तौड़ किले के अंदर तो वो तालाब आपका मौजूद है, वो आपका मौजूद है तालाब। समझ में आ रही बात? जिसे भीमकुंड या भीमताल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो ये इतिहास जो है वो किसका है? महाभारत काल का। और उसके बाद में जो राजा आते गए उन्होंने बनाते गए। अपन जो पढ़ते हैं नाम पड़ा चित्तौड़, वो नाम पड़ा है चित्रांगद मौर्य के आधार पे। नामकरण उसके आधार पे हुआ है। ठीक है, उसने निर्माण कार्य, उसके बाद तो फिर महाराणा कुंभा इस तरह आप देखते रहे जिन्होंने निर्माण कार्य करवाए थे। क्लियर? चले तो क्या लिखा आपने लास्ट में? मेसा पठार कहां गया? चित्तौड़ में। ऊंचाई किसकी कितनी थी? 9 आपका 620 मीटर। अब आ जाओ यहां से चलते हैं इधर। ये कुछ दिख रहा है किला, कौन सा किला है? ये है सोनारगढ़। कौन सा किला है? सोनारगढ़। जो कहां आता है? जो आता है आपके जैसलमेर में। कहां आता है? जैसलमेर में। जो ये किला आपका बना है ये बना है त्रिकुट पर्वत या पहाड़ी पर। त्रिकुट पहाड़ी जो आपकी है उस पर यह किला बना है। ध्यान रखना कि ये जो किला है ये दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट है। दूसरा बड़ा लिविंग फोर्ट है राजस्थान का। पहला कौन सा था? चित्तौड़। दूसरा कौन सा है? जैसलमेर। जैसलमेर आपका जो किला है उसके अंदर उसके लिए कहते हैं कि आज भी जैसलमेर जो शहर है वो इस किले के अंदर बसा हुआ है। तो राजस्थान का वह शहर जो किले के अंदर बसा वो कौन सा है? जैसलमेर है। अब इसको क्या कह रहे हैं अपन? सोनारगढ़। क्या कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? जो जैसलमेर आपका है वहां निकलता है पत्थर पीला। क्या निकलता है? पीला पत्थर निकलता है। उसी पत्थर से यह किला बना हुआ है। जब इस पीले पत्थर पे सूर्य की किरणें गिरती है तो चमकता है सोने के समान। तो क्या कह दिया इसको अपन ने? सोनारगढ़। क्या कह दिया? तो लिखो साथियों, त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर, त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर, जैसलमेर। और लिखे इस पर क्या हो गया? मेसा हो गया ना। मेसा पठार खत्म हो गया ना। मेसा के बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो कौन सा आएगा? त्रिकुट पहाड़ी। लिखे त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर। लिख दिया। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर लिखेंगे। इस पर सोनारगढ़ दुर्ग बना है। इस पर सोनारगढ़ दुर्ग बना है। कौन सा दुर्ग है साथियों? सोनारगढ़ दुर्ग बना है। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर आपका क्या है? इसमें सोनारगढ़ दुर्ग बना है। कंप्लीट सभी का? चलो आगे बढ़ो। अगला लिखो नेक्स्ट नंबर पे त्रिकुट पहाड़ी ऑब्लिक पर्वत। त्रिकुट पहाड़ी ऑब्लिक पर्वत लिख दोगे। एक ही नाम के दो अलग अलग जगह पर आपके दो अलग अलग पहाड़ियां हैं। नाम सेम है, नाम सेम है लेकिन पहाड़ी अलग अलग है। तो त्रिकुट पहाड़ी ऑब्लिक पर्वत अगर आप देखोगे तो यहां पर किसका मंदिर बना हुआ है? केला देवी। और हम जानते हैं जो केला देवी का मंदिर है साथियों वो किस पहाड़ी कहां पर आता है? करौली में। कहां आता है?
तो लिखो साथियों, त्रिकुट पहाड़ी ऑब्लिक पर्वत करौली में। करौली में नाम सेम है लेकिन स्थान अलग अलग हैं। इस पर केला देवी का मंदिर बना है। इस पर केला देवी का मंदिर बना है। इस पर केला देवी का मंदिर बना है। कंप्लीट सभी का? नाम सेम है लेकिन मैंने क्या बताया, स्थान आपके अलग अलग हैं और दोनों पे जो बनी हुई चीजें हैं वो भी अलग है। किसकी कुल देवी है? यदुवंशियों की। यदुवंशियों की जादौन शाखा, जादौन जो राजपूत होते हैं उनकी कुल देवी है। यदुवंशियों की जादौन शाखा, जादौन जो राजपूत होते हैं उनकी कुल देवी, जो कहां मिल रहे हैं आपको? करौली क्षेत्र में मिलते हैं। ठीक है, उनकी कुल देवी है। क्या गीत गाते हो? लांगुरिया गीत गा रहे हो। आगे बढ़ो, अगला लिखो 56 की पहाड़ियां। क्या लिखोगे? आप पढ़कर आए थे 56 का मैदान, वैसे ही क्या पढ़ रहे हो? 56 की पहाड़ियां। जो 56 की पहाड़ियां साथियों आपकी है, इसके बारे में ध्यान रखना कि ये 56 पहाड़ियों का समूह है। कितनी पहाड़ियां? 56 जो है पहाड़ियों का समूह है। और ये कहां है? कहां है? शिवाना कहां आता है? वर्तमान में बालोतरा। पहले कहां आता था? तो ये जो 56 की पहाड़ियां हैं, 56 पहाड़ियों का समूह है, ये आता है आपके सिवाना बाड़मेर में। और ध्यान रखना, विशेषता क्या है कि ये गोलाकार पहाड़ियां हैं। पहाड़ियां कैसी है? गोलाकार पहाड़ियां हैं। और ध्यान रखना कि ये पहाड़ियां राजस्थान में इंसेलबर्ग का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? इंसेलबर्ग क्या होता है क्या नहीं होता इसकी बात हम करेंगे मरुस्थल में। जब हम पढ़ेंगे मरुस्थल तब समझूंगा कि इंसेलबर्ग क्या होता है। तब तक याद रखना है कि राजस्थान में, तब तक नहीं एग्जाम तक, कि राजस्थान में इंसेलबर्ग का उदाहरण क्या है। तो क्या बताओगे? 56 की पहाड़ियां। और ये पहाड़ियां कैसी है? डिजाइन कैसी है? गोलाकार। लिखो साथियों 56 की पहाड़ियां, और लिखो ये 56 गोलाकार पहाड़ियों का समूह है। ये 56 गोलाकार पहाड़ियों का समूह है। ये 56 गोलाकार पहाड़ियों का समूह है जो शिवाना क्षेत्र बालोतरा में, जो शिवाना क्षेत्र बालोतरा में, शिवाना क्षेत्र बालोतरा में, बालोतरा में स्थित है। शिवाना क्षेत्र बालोतरा में स्थित है। स्थित है। स्थित है। अब ये जो मंदिर आपको दिख रहा है किसका है? ये नाकोड़ा भैरव। किसका मंदिर है? तो लिखो इसमें साथियों, लिखो यहां नाकोड़ा तीर्थ स्थित है। नाकोड़ा तीर्थ स्थित है। नाकोड़ा तीर्थ स्थित है, इसलिए इसे नाकोड़ा पहाड़ियां भी कहते हैं। इसलिए इसे नाकोड़ा पहाड़ियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाकोड़ा पहाड़ियां। इसलिए इसे नाकोड़ा पहाड़ियां भी कहते हैं। नाकोड़ा पहाड़ियां भी कहते हैं। एक और लिखो, ये पहाड़ियां राज्य में, ये पहाड़ियां राज्य में इंसेलबर्ग का उदाहरण है। ये पहाड़ियां राज्य में इंसेलबर्ग का उदाहरण है। जब थार मुसल पढ़ोगे तब ये इंसेलबर्ग वहां आएगा, तो मैं पूछूंगा। ठीक है, ये राज्य में इंसेलबर्ग का उदाहरण है। कंप्लीट है। तो इंसेलबर्ग एक प्रकार की भू आकृति है, लैंडफॉर्म है एक प्रकार का, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? नाम दे रहे हैं इंसेलबर्ग। ठीक है, कहां बनेगा? मरुस्थल में। अगला लिखो राठी क्षेत्र। राठी क्या है? राजस्थान में गाय की नस्ल भी हम जानते हैं। कहां मिलती है गाय? वो पश्चिमी राजस्थान में। कहां मिलती है? और उसे क्या बोलते हो? राजस्थान की कामधेनु। क्या बोलते हो? क्यों कहते हो? कारण क्या है? राठी क्षेत्र ध्यान रखना कि राजस्थान में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा का जो इलाका है, उस इलाके को हम कहते हैं राठी बेल्ट। क्या कहते हैं? तो यहीं पर आपकी मिल रही राठी गाय। तो जब वर्षा कम है तो खाने को भी क्या होगा? कम होगा। तो वो जो गाय है वो कम खाकर भी ज्यादा दूध देती है, इसलिए क्या बोल दिया उसको? राजस्थान की कामधेनु भी आप कह रहे हो। तो लिखो साथियों राठी क्षेत्र लिखो। इसको नक्शे में देखोगे तो आपको दिख रहा है कि साहब ये राजस्थान नक्शा है, और इस राजस्थान नक्शे में जो पीले रंग का आपको हिस्सा दिख रहा है ये मरुस्थल है। इस मरुस्थल में एक रेखा जा रही है ऐसे, और जो रेखा जा रही है ये है 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, जो हम पढ़ेंगे आगे चल के मरुस्थल में। ये आपके मरुस्थल को बांटती 2 भागों में। इस रेखा के पश्चिम का हिस्सा जो है
वो कहलाता है राठी बेल्ट, जहां पर वर्षा हो रही है 25 सेंटीमीटर से कम। तो लिखो साथियों, राठी क्षेत्र लिखा, और लिखो पश्चिमी मरुस्थल का, पश्चिमी मरुस्थल का वह क्षेत्र, पश्चिमी मरुस्थल का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां जहां वर्षा, जहां वर्षा, जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, जहां वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, कम होती है, राठी क्षेत्र कहलाता है, राठी क्षेत्र कहलाता है, राठी क्षेत्र कहलाता है। लिख दिया। अब जो राठी क्षेत्र है इसमें जिले कौन से आएंगे? तो ये जो जिले इधर आ रहे हैं वो सब किसमें आएंगे? आपके राठी, यानी कि जो 4 जिले आपकी बाउंड्री पे थे वो प्लस फलोदी और आपका जोधपुर। लिखो साथियों, इसमें 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 गंगानगर बीकानेर, इसमें गंगानगर बीकानेर, बीकानेर, जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, फलोदी, पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी जोधपुर, वह बालोतरा का क्षेत्र आता है, वह बालोतरा का क्षेत्र आता है। ठीक है, वही वो बेल्ट आपका जिसमें वर्षा कितनी हो रही है? 25 से कम हो रही है। और कहां है वो? आपके मरुस्थल का पश्चिमी हिस्सा है। ठीक है, जो इसका बचे हुए पार्ट है वो अपन कल इस टॉपिक को पूरा कर लेंगे, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, और आप जब टॉपिक पूरा हो जाता है, सुनो मेरी बात, पहले एक बार सुन लो, टॉपिक पूरा हो जाता है उसके बाद जो है, जैसे आपकी तो कोई दिक्कत है नहीं, ऑनलाइन जो ऑनलाइन आती है, जब टॉपिक पूरा हो जाता है उसके बाद आप एमसीक्यू करो, तब समस्या आएगी। अभी तो पहले पढ़ा ही नहीं हम, उससे पहले हम क्यों सोचते हैं कि हमको दिक्कत आएगी, वो दिक्कत आएगी? नहीं आती कोई दिक्कत। पहले आप थोड़ा ट्रस्ट रख के पढ़ो और आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी, और एग्जाम में लाइन टू लाइन क्वेश्चन आएंगे आपके, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे ही। चलो, अरे बालिकाओं को जाना दो पहले, बालिकाओं को, बालिका जाना दो यार। अरे जेंटलमैन हो आप लोग, अच्छा किया आप लोगों ने मान ली बात।